जय श्री महाकाल दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों का भी एमपी पुलिस एग्ज़ाम है तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट चलता है हमारा। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कर रहे हैं। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको करना ये होता है कि सभी क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करना है और अपना आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि 617 @ 342 इक्वल टू दिया गया है 572, उसी प्रकार से दिया गया है 483 @ 342 का मतलब है 141। हमसे पूछा गया है कि 280 @ 82 का मतलब क्या होगा। तो देखिए जो एट द रेट है, अगर उसके स्थान पर हमें पता चल जाए कि क्या आएगा तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है 617, बीच में लगाया है एट द रेट, उसके बाद लिखा है इन्होंने 342। मान के चलो अगर हम एट द रेट के स्थान पे माइनस का चिन्ह मान लेते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर। तो 617 में से जब 342 को घटाया जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर जब घटाएं तो 11 में से 2 गया 7, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे बचेगा 5 सॉरी, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 275। इन्होंने लिखा कितना है, इन्होंने लिखा है 572। अब इन्होंने किया क्या है, जो 275 निकल के आया था उसको उल्टा कर दिया, यानी कि यहाँ से जब इसको उठाएंगे तो 5 उठाएंगे पहले, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 2, यानी कि जो अपना डिफरेंस निकल के आ रहा है उसको उल्टा कर दिया है। इतना लॉजिक इसमें लगाया गया है। अगर वो लॉजिक हमारा सही होगा तो हम इसमें भी वही लॉजिक प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है 483, अगर उसमें से हम 342 को घटा करके देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके सामने 141। अब देखिए 141 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर इसको रिवर्स करके भी लिख दिया जाएगा तो भी 141 बनेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा जो लॉजिक लगा है कि हमने जो पहले इन दोनों के बीच में जो एट द रेट का चिन्ह है उसके स्थान पर माइनस मान करके उसका घटा करके डिफरेंस निकाल लिया और डिफरेंस को उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ से एक से स्टार्ट किया है, फिर 4 ये वाला और फिर ये वाला 1, तो 141 इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो इसमें हमें निकालना है, तो 280 में से जब हम इसको घटाएंगे किसको 82 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 198। ठीक है, 198 बचेगा। अब हमें शुरुआत करनी पड़ेगी 8 से, यानी कि 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, तो आएगा अपना आंसर क्या, 891 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आंसर आया था या फिर नहीं आया था। अब देखिए दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरीके से आपको कॉकपिट जो है ना इसका संबंध दिया गया है विमान से, कॉकपिट का संबंध किससे है, विमान से है, तो उसी संबंध को पहचानना है कि वह संबंध क्या है। और 4 ऑप्शंस हैं, उसी ऑप्शंस में से देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। जैसे आपने देखा जो विमान होता है यानी कि जो प्लेन होता है उसके अंदर एक जो केबिन होता है जिसमें पायलट वगैरह बैठते हैं और जहाज़ को कंट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं कॉकपिट। ठीक है, तो जो जहाज़ के अंदर होता है उसे का क्या कहा जाता है, कॉकपिट कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कक्षा के अंदर है वो उसे क्या मतलब, कक्षा के अंदर क्या रहते हैं, कक्षा के अंदर क्या रहते हैं, छात्र रहते हैं। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल इस लॉजिक को फॉलो करेगी। और शीशा और पेंसिल का कोई भी संबंध नहीं बनेगा। घर और कमरा, अगर ये उल्टा होता कि कमरा पहले आया था घर बाद में आता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया गया है तो ये गलत है। साइकिल पैडल का भी कोई संबंध नहीं है तो ये भी गलत है। ठीक है, तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कथन और निष्कर्ष के बारे में। देखिए कथन और निष्कर्ष एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ से हर एक चैप्टर से मतलब हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम के तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, तो कथन के अनुसार हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ आर सी हैं, तो आर का जो कुछ भाग है वो किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि सभी आर के हैं, यानी कि जितने भी आर हैं वो किसके अंदर आएंगे, के अंदर आएंगे। ठीक है, इतना इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि के जो है ना हमारा इस तरीके से इसके अंदर होकर भी जा सकता था, लेकिन हम किसी एक को ही मानेंगे और यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि निष्कर्ष पहला जो कह रहा है उसमें बोला गया है कि सभी के आर हैं। क्या ये संभव है कि सभी के आर हैं, क्योंकि आर बड़ा है और आर छोटा है और के बड़ा है, तो कैसे हो जाएगा कि के जो है ना आर के अंदर चले जाएंगे, गलत हो गया ये। दूसरा कह रहा है कि सभी सी आर हैं, तो ये भी गलत है, लेकिन अगर ये कह देता इसके स्थान पर कि कुछ सी आर हैं तो ये हो जाता, लेकिन इन्होंने कहा है कि सभी सी आर हैं तो ये गलत है। तीसरा आपसे कह रहा है कि सभी सी के हैं, क्या है, सभी सी क्या है, के हैं,
तो सभी सी के नहीं हैं, हो भी सकते हैं। यहाँ पर अगर इस तरीके से बनता कि हो भी सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकते हैं क्या आ गई, यहाँ पे संभावना आ गई। हमें चाहिए वो होता है इसमें जो 100% ट्रू हो, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो अपना कोई भी निष्कर्ष कथन के अनुसार नहीं है। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था नॉन वर्बल से। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आकृति कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले ये वाली आकृति, उसके बाद ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली, फिर ये, और क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली आपको बतानी है। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो आकृति, यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वो अगली स्टेप में यहाँ पे चला जाता है। यहाँ का जो नंबर होता है वो अगली स्टेप में यहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर जो नंबर होता है वो नीचे चला आता है और इस स्थान पर कोई नया नंबर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने देखा जो एन है अगली स्टेप में यहाँ पे पहुँच गया है, के जो है ना वो अगली स्टेप में यहाँ पे आ गया है, और उसके बाद जो पी था वो नीचे पहुँच गया है। अब ये जो आर है वो इधर खिसकेगा और इधर खिसक के अपना जो है ना चेंज हो जाएगा किसी और में। ठीक है, चेंज हो गया किसी और में। यार यहाँ पे आर किस में चेंज हो गया, एस में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो के है वो इधर खिसकेगा और एस जो है ना नीचे आएगा, नीचे आ गया एस। उसके बाद जो एन था यहाँ पे वो ऊपर पहुँच गया है। इसका मतलब ये है कि ये इसमें सीरीज चल रही है। तो अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लास्ट वाला है कि पी, एच, एस और जी। ठीक है, इसमें जब हम परिवर्तन करेंगे तो ये जो है ना इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंचेगा और ये इधर पहुंचेगा और एच इधर आएगा, इस तरीके से चलेगा। और यानी कि जो पी है ना वो इधर जब आ जाएगा तो नया चेंज हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ और बन जाएगा इसके स्थान पर। तो एस को हम ऊपर पहुँचाएंगे तो एस आएगा अपना ऊपर। उसके बाद जो जी है वो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एच अपना इधर आ जाएगा और इधर कोई नया आ जाएगा, जो अभी तक इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी ऑप्शन में क्या है, टी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सभी ऑप्शन में टी है, तो टी आएगा यहाँ पे। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो आप अगर देख पाएंगे इसको कि यहाँ पे एस टी जी और एच, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 वाला। ऑप्शन जो 1 है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, एक डाइस बनाया जाता है। इस प्रकार बने हुए घन में 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या, कौन सा अक्षर आएगा। देखिए जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आपके सामने एक जो ओपन डाइस है, यानी कि खुला हुआ पासा है। तो इसके लिए हम बहुत बार बता चुके हैं, जब भी आपके सामने ओपन डाइस आए सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना क्या है, अपोजिट निकालना है, अपोजिट यानी कि विपरीत। और विपरीत कैसे निकालते हैं, विपरीत निकालते हैं यहाँ पे जैसे आपको निकालना है कि 8 का विपरीत, तो इसमें अल्टरनेटिव मेथड चलता है। जैसे 8 का निकालना है तो इसके बाद वाला एक छोड़ देंगे, यानी कि 7 छोड़ दिया हमने। अब जो 8 है इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि जो 8 है उसका विपरीत निकल के आ गया 9, और जो 7 है उसका विपरीत निकल के आ गया 4। अब यहाँ पे जो ए बचा रह गया है और इधर एक 6 बचा रह गया है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, 434 और 567 के बीच में कुछ संबंध है, वही संबंध इसमें भी है। तो आपको बताना है कि ये जो संबंध है वो पहले आपको निकालना पड़ेगा, और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको। जैसे ही आपने देखा जो 434 लिखा हुआ है, इसका संबंध दिया गया है हमें 567 से। ठीक है, 567 से दिया गया है, यानी कि अगर 434 से 567 हो गया है तो इसमें अगर हम देखें तो क्या जोड़ा क्या गया है, घटाया क्या गया है, तो इसमें आप कहें कि सर इसमें जोड़ा गया है, तो कितना जोड़ा गया है, तो 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि इसमें कितना जोड़ा है, 133 जोड़ा है। तो इसका लॉजिक तो ये बना। ठीक है, अगर ये लॉजिक हमारा इस वाले में भी फॉलो हो जाता है तो हम मान लेंगे कि हम इसमें भी यही लॉजिक फॉलो कराएंगे। तो जैसे ही आपने देखा कि 617 जो है ना, और इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, 750 हुआ है। अगर यहाँ से हम देखें कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा यहाँ पर भी 3 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि मतलब ये है कि ये वाला भी जो अपना बिल्कुल सही है,
इसके लॉजिक के समान हो रहा है इसमें। इसका मतलब ये है कि 133 ही जोड़ना पड़ेगा हमें। तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे जो 839 है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 133 जोड़ना पड़ेगा। और 133 जब आप जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे आ जाएगी, 3 और 3 6 और एक 7 हो जाएगा। और आपके सामने यहाँ पे बचेगा इसका 972, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है 839, इसका संबंध किससे हो जाएगा, 972 से। ठीक है, 972 से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है और ये काफ़ी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 तरीके के समुच्चय दिए जाते हैं। पहले जो 2 समुच्चय दिए जाते हैं उन दोनों समुच्चय में एक लॉजिक लगा रहता है। उस लॉजिक को पहचानना होता है और वही लॉजिक को आपको ऑप्शन में मिलाना होता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे आपने यहाँ पर उठाया कि पहला वाला जो समुच्चय है इसमें लिखा हुआ है 13, उसके बाद 7, फिर उसके बाद 546। ठीक है, इतना लिखा हुआ है इसमें। दूसरे वाले को हम अभी देखेंगे। तो अगर यहाँ पे आप इसमें गौर देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुछ भी लॉजिक इसमें लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें सोचो कि मतलब कुछ भी लगा सकते हैं इसमें लॉजिक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसमें देखा जाए कि यहाँ पे जो 13 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर डायरेक्ट कितना हो गया है, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया है 546। तो आपके दिमाग में एक आएगा ख्याल कि यहाँ पे मान के चलो हम अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसका मतलब ये है कि ये तो यहाँ पे इससे 546 से बहुत कम आएगा अगर हम इसको जोड़ भी देंगे, तो ये तो हमारा फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। फिर आपके दिमाग में एक और आएगा कि यहाँ पे अगर हम 13 का स्क्वायर ले लें 169 और 7 का ले लें क्यूब यानी कि 343। तो अगर हम इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना होएगा, 9 और 3 12, यानी कि इकाई का अंक 2 आ गया। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि हम इस लॉजिक को भी नहीं लगा सकते हैं। अब आप क्या करें, तो अब आप फंस गए। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है, इसमें इन्होंने ये लॉजिक लगाया है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो बहुत बड़ी संख्या हो रही है, 2 छोटी छोटी संख्याएँ दी गई हैं उनसे एक बहुत बड़ी संख्या हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 13 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 7। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 13 सत्ते होता है 91। कितना होता है, 91। ठीक है, 91 जो होता है। अब यहाँ पे जो 91 है इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 91 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 एकम 6 आ जाएगा, 6 निम में होता है 54। यानी कि जो हमें पहली और दूसरी संख्या दी जा रही हैं, पहली और दूसरी संख्या जो दी जा रही हैं यानी कि 13 और 7, तो हमें पहले इनका मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बाद में हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। इतना इसमें किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो तीसरी संख्या है वो निकल के आ जाती है। ठीक है, तो अब हमने ये जो लॉजिक लगाया है क्या ये सही है या फिर गलत है, उसको पहचानने के लिए हमें दूसरा समुच्चय दिया जाता है। उस दूसरे समुच्चय में देखना होगा। तो अब हम उठा करके चेक करते हैं दूसरा वाला समुच्चय क्या इसमें ये लॉजिक फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तो हमने किया क्या था, हमने यहाँ पे दोनों लिए थे, पहले और दूसरे दोनों संख्याएं ली थी, यानी कि 14 गुणा 15। इनका आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 चौके 60 यानी कि 0 आएगा। 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा, 210 आएगा। उसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1260 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर तो 1260 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लॉजिक जो है ना वो बिल्कुल फिट बैठ गया है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मैच करना है बस खाली कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे इसको कि पहला वाला ऑप्शन उठाया आपने और पहले वाले में देखा कि 16 और 9 लिखा हुआ है, तो 16 निम में होता है 144। तो इसका मल्टीप्लाई करके 144 आया। उसमें जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 चौके होता है 24, 6 सत्ते होता है 42 और 2 कितना हो जाएगा, 42 और 2 46, यानी कि लास्ट में 2 अंक आएंगे 64। इन्होंने 74 लिखे हैं तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन उठाएंगे तो दूसरे वाले ऑप्शन में आपने देखा कि 28 लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो 21 यहाँ पे जब ऐसे मल्टीप्लाई किया करो आप लोग, देखो 28 और 21 का मल्टीप्लाई जब करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 8 और 1 का करेंगे। ठीक है, 8 और 1 का करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18। 18 में आपको जोड़ना, 18 हो गए, 18 की 8 लिख देंगे, एक हासिल आ जाएगी, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 1 5, तो 588 इसका मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो 588 निकल के आया है इसमें हमें 6 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये आएगा हमारे सामने। अगर आता है तो हमारा फिट बैठेगा। तो 8 6 होता है 48,
8 छिंग फिर से 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और उसके बाद 5 हासिल आएगी तो 6 पंजे 30 और 5 35। मतलब बिल्कुल सही है कि हमारा ये वाला बैठ रहा है बिल्कुल फिट इस लॉजिक में। तो इस वजह से राइट आंसर भी आपका यही वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इतना था इसमें और कुछ नहीं था। अब देखिए दोस्तों प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है कि उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता हो। यानी कि आपके सामने यहाँ पर जो दिए गए हैं इनको आपको एक क्रम ऑर्डर में बनाना है जो कि एक सही क्रम होना चाहिए। तो जैसे ही आपने ऑप्शन देखा तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातकोत्तर, यानी कि इसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। स्नातक का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। नर्सरी तो आप जानते ही हैं बच्चों के जो रहते हैं। मैट्रिक जो होता है, मैट्रिक परीक्षा वो होती है 10th की, और उच्चतर माध्यमिक होती है 12th की आपकी परीक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको सेट करना है। तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाते हैं, आप सबसे पहले जाते हैं नर्सरी में। जब आप स्कूल में होते हैं तो उसमें नर्सरी में जाते हैं सबसे पहले, यानी कि अपना जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो अपना ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो नर्सरी के बाद आप देते हैं 10th की परीक्षा, मतलब उसके बाद जैसे क्लास 4, 5, 6 इस तरीके से चलेंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो मैट्रिक परीक्षा आएगी, यानी कि मैट्रिक परीक्षा चौथे नंबर पर है। मैट्रिक के बाद आप लोग उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी में आ जाते हैं। हायर सेकेंडरी पास करते हुए ही आप लोग क्या कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन करने लगते हैं, यूजी में आ जाते हैं, स्नातक में आ जाते हैं। उसके बाद स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। इसका कोड बनेगा 345 और 21। 345 और 21 ऑप्शन नंबर 4 में है। आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा कट गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए आरेख में कितने बटन और बोतल दोनों हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको जो दिया गया ये आरेख है, इसमें जो त्रिभुज का जो आपको दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है बटन के लिए। किसके लिए, बटन के लिए। और जो अपना बोतल को दिखा रहा है वो दिखा रहा है सर्किल। सर्किल किसको दिखा रहा है, बोतल को। ठीक है, बोतल को दिखा रहा है। अब आपको बताना क्या है, तो बताना आपको कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे कितने हैं, ऐसे कितने हैं जो बटन के साथ साथ बोतल भी हैं। क्या है, बटन के साथ साथ बोतल भी हैं। तो इन्होंने हमें ये मना नहीं किया है कि हम जो वॉच हैं उसके अंदर वाले नहीं लेंगे, तो वॉच के अंदर वाले भी ले लेंगे हम। तो वॉच के अंदर देखिए बटन और जो अपने बोतल हैं उनको मिलाते हैं सबसे पहले। तो बटन और जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या है, ये बटन का है और ये क्या है, बोतल का है। तो इनका जो इंटरसेक्शन एरिया होगा वही तो होगा कि इन दोनों में वही तो आएंगे, मतलब ये दोनों आपस में यहाँ पे जुड़े हों। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो अपना ये त्रिभुज इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर अपना जो अपना सर्किल है वो इस तरीके से आ रहा है। यानी कि इसका जो एरिया है वो बटन और बोतल वाला जो एरिया है इतना बन रहा है, इतना। क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे त्रिभुज क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 2 है और 5 है बस वही हैं। तो 2 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7। यानी कि 7 यहाँ पे निकल के आ गए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका जो ब्लड रिलेशन चैप्टर होता है, रक्त संबंध चैप्टर होता है, उस चैप्टर से आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि JL का भाई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम क्या करते हैं, इसमें एक फैमिली ट्री बनाते हैं, पारिवारिक वृक्ष बनाते हैं। जैसे आपकी जो पीढ़ी के जितने भी लोग होते हैं, आपकी समान जो पीढ़ी रहती है उसके जितने भी लोग रहते हैं उनको हम एक लाइन में करते हैं। आपसे जो ऊपर वाली पीढ़ी यानी कि आपके माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, इन सभी को हम कहाँ पर रखते हैं, आपसे ऊपर वाली में। ठीक है, उसके बाद एक और पीढ़ी आती है आपके दादा दादी वाली। ठीक है, आपके बच्चों की पीढ़ी आपसे नीचे आएगी। इस तरीके से इसमें फैमिली ट्री बनाते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम जो है ना, जो मेल वाला होता है उसको हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, और जो फीमेल होंगी उसको हम लोग किस में रखेंगे, त्रिभुज के अंदर। इनको आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, मान के चलो कुछ भी बना लो, अपने पहचानने के लिए आप लोग बना सकते हैं कि आपको मेल के लिए क्या चिन्ह बनाना है और फीमेल के लिए क्या चिन्ह बनाना है। तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपने देखा कि JL का भाई है, तो पहला वाला जो अपन को कहा गया है कि J किसका भाई है, L का भाई है। मतलब J जो है ना, J क्या है, तो J एक मेल है और किसका भाई है, तो भाई का मतलब ये है कि ये मेल है और L का भाई है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि H J की पत्नी है। H किसकी पत्नी है, J की पत्नी है। यानी कि जो H है ना वो किसकी पत्नी है, पत्नी यानी कि फीमेल होगी और फीमेल होगी तो हम इसको त्रिभुज में रखेंगे। और पत्नी यहाँ पे हो गई है तो ये दोनों विवाहित हो गए, यानी कि ये दोनों मैरिड हो गए, तो हमने बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, जिससे हमें आगे चल के कन्फ्यूज़न ना हो।
आगे जब स्टेप पढ़ेंगे तो आगे की स्टेप में आपसे बोला गया है कि एन पी की बहन है। जो एन है ना वो किसकी बहन है? पी की बहन है। तो अभी हमें एन कहीं पर भी नहीं दिख रही है, लेकिन अगले स्टेप में कह रहे हैं कि एल एन का पिता है, यानी कि जो एल है वो एक मेल है, फादर है, और किसका पिता है? एन का पिता है। ठीक है, अब ये वाली स्टेप पे आओ, और ये वाली स्टेप में आपसे बोला गया है कि एन पी की बहन है, यानी कि जो एन है ना वो क्या है? एक फीमेल है, लड़की है, और किसकी बहन है? पी की बहन है। पी के जेंडर के बारे में अभी हमें सवाल में नहीं बताया गया है कि पी का जेंडर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया है कि एच एन से कैसे संबंधित है। तो एच देखिए यहाँ पर है और एन यहाँ पर हैं। तो एन के पिताजी कौन है? एन के पिताजी हो जाएंगे आपके एल, और एन के जो एल के जो भाई हैं वो कौन है? जे। तो एल के जो भाई हैं यहाँ पे एन के क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे या फिर ताऊ लगेंगे, अंकल लगेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और यहाँ पे जो एच हैं वो कौन लगेंगी? एन की चाची या फिर ताई लगेंगी, इंग्लिश में आंटी लगेंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एच एन से कैसे संबंधित है। तो एच यहाँ पे माँ तो हो नहीं सकती है, सास भी नहीं हो सकती है, बहन भी नहीं हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है कि पिता जो है ना, पिता यानी कि एल के भाई यानी कि जे की कौन है? पत्नी है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और आपसे पूछा गया है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क जो है ना उसके स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको एक सलाह देते हैं कि आपको करना क्या है एग्ज़ाम में, जब आप टाइम बचाना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो टाइम बचाने के लिए आपको यहाँ पे जो तीन जो लेटर दिए गए हैं उनको नहीं लिखना है। पूरे तीन लेटर आपस में नहीं लिखने हैं। तो अगर आप ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं लगभग के से स्टार्ट है, यहाँ पे सी पे ख़त्म है, के से स्टार्ट है, आर पे ख़त्म है, के से स्टार्ट है और सी पे ख़त्म है, के से स्टार्ट है, बी पे ख़त्म है। यानी कि हमें इसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि अगर मान के चलो पहला वाला ऑप्शन हम उठाते हैं फिर दूसरा वाला, मतलब अगर हम पहले वाले को चेक करेंगे तो उससे हमारा क्या कोई फ़ायदा निकलेगा? तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे सेकंड वाला इस ऑप्शन में क्या है? ए है, इस वाले ऑप्शन में क्यू है, इस वाले ऑप्शन में जेड है और इस वाले ऑप्शन में वाई है। यानी कि अगर हम देखें कि सभी ऑप्शन में अलग है, इसका मतलब ये है कि अगर हम केवल और केवल बीच वाला निकालें तो हम उससे अपने आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो बीच वाला निकालने के लिए यहाँ पर भी हमें बीच वाले से ही खेलना पड़ेगा। यानी कि इस वाले में लिखा हुआ है सबसे शुरुआत वाले में बी, उसके बाद इस वाले में लिखा हुआ है एच, आगे देखेंगे तो एन लिखा हुआ है और इसमें देखेंगे तो टी लिखा हुआ है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो बी है वो 2 नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, एन 14 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए 8 से यहाँ 2 से 8 हो गया है, 6 जोड़ा गया है, 8 से 14 हुआ है, यहाँ पर भी 6, और 14 से 20 हुआ है, यहाँ पर भी 6। तो आपका कर्तव्य बनेगा कि आगे यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 20 और 6 हो जाएगा 26, और 26 नंबर पे आएगा जेड। क्या आएगा? जेड आएगा, और 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो जेड हमारे ऑप्शन में आना चाहिए, कहाँ पर? बीच में। जेड हमारे ऑप्शन में बीच में केवल इस ऑप्शन में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको इतना करना है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि जो थर्मामीटर है इसका संबंध दिया गया है हमें तापमान से, तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? अब देखिए थर्मामीटर का कार्य होता है तापमान को नापना, यानी कि तापमान मापने वाले चीज़ को, तापमान नापने वाले मशीन को थर्मामीटर कहते हैं। उसी प्रकार से जो अपना सिस्मोग्राफ है वो किसको नापता है? तो आपका जवाब होगा भूकंप को। किसे नापता है? भूकंप को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भूकंप। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे यही दिया, देखो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक ऑप्शन अलग है। उस अलग ऑप्शन को पहचानना है। तो जैसे ही आप देख पाएंगे, और हमने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है कि आपको जो स्क्वायर हैं वो 50 तक याद रखने हैं और जो क्यूब हैं वो 30 तक याद रखने हैं। इनके कहीं ना कहीं आपसे टकराव हमेशा होते रहेंगे। अगर मैथ में देखते हैं आप लोग तो मैथ में भी इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और रीजनिंग में भी कभी कभार इनके सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो वही सवाल यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि 12 का संबंध 1728 से, 14 का संबंध दिया गया 2844 से, 10 का संबंध 1000 से और 20 का संबंध 8000 से।
तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन वाले एग्जामिनर हैं उन्होंने यहाँ पे किया क्या है, जो अपनी पहली संख्या है उसका क्यूब लिया है। तो पहली संख्या जो क्यूब लिया है, यानी कि जैसे आप देखें कि जो 12 होता है उसका अगर हम क्यूब करते हैं, अगर आपको याद है तो इसका क्यूब होता है 1728। इन्होंने क्यूब लिया है 1728, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे देखा तो इसमें देखा आपने कि 10 लिखा हुआ है और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो इन्होंने भी 1000 लिखा है। तीसरा आपने देखा तो 20 लिखा हुआ है और 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है 20 का क्यूब, यानी कि तीसरा वाला भी इन्होंने सही लिखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि जो पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे, वो क्या कह रहा है कि 14 का जो क्यूब है, 14 का क्यूब है, अगर आपको याद होगा तो वो होता है 2744 और इन्होंने कितना लिखा है 2844। मतलब ये है कि 27 के स्थान पर 28 लिख दिया है। तो इन्होंने क्या कर दी है, गलती कर दी है। और वही इनकी गलती क्या थी, इन्हें जानबूझकर करनी थी और ऑप्शन एक अलग करना था, इस वजह से इन्होंने गलती कर दी है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ स्क्वायर क्यूब देख लिए और भी जैसे क्यूब हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो 11 का क्यूब सभी को याद होगा कि 1331 होता है। 12 का हमने देख लिया। 13 का देखेंगे आप लोग तो 13 का होता है 2197। ठीक है, 2197। 14 का हम देख चुके हैं। 15 का अगर आप देखेंगे तो 15 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, 16 का क्यूब देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका क्यूब होता है 4096। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो 17 होता है, 17 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 17 का क्यूब होता है 4913। ठीक है, उसके बाद 18, 19, 20 इस तरीके से आपको और भी याद होने चाहिए 30 तक। 30 तक तो कम से कम आप लोगों को याद करने ही करने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यदि एक दर्पण को एक रेखा AB पर रखा जाता है तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। अब देखिए, जब दर्पण को नीचे रखा जाता है तो वो किसका काम करता है, वो करता है वाटर इमेज का काम। किसका, वाटर इमेज, यानी कि जो अपनी जल प्रतिबिंब होता है उसका काम करता है। तो जैसे ही आपने देखा, जो अब जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में जो ऊपर की चीज़ होती है यानी कि अप की चीज़ होती है वो जाती है डाउन में, और जो डाउन वाली चीज़ होती है वो जाती है अप में। ठीक है, इतना इसमें परिवर्तन होता है। लेफ़्ट और राइट का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो लेफ़्ट की चीज़ है वो लेफ़्ट में ही रहेगी और राइट की चीज़ है वो राइट में ही रहेगी। ठीक है, इतना इसमें होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे अप डाउन का जो है ना, अप और डाउन, तो अप और डाउन में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मान के चलो इस तरीके से अगर है तो अगर जो तीर ऊपर दिख रहा है वो तीर इस तरीके से नीचे आ जाएगा, इस ऐसा होगा इसमें। ठीक है, तो आपको आकृति कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है। तो नीचे जब इसमें लगाया गया है तो आपके सामने जब आप इसको देख पाएंगे कि जो अपना बीच में एक डार्क सर्किल है उसको तो डार्क ही रहने दो। उसके बाद जो अपना त्रिभुज है वो कहाँ पर जाएगा, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज जो है ना नीचे था, इसमें ऊपर चला जाएगा और कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके की एक आकृति बनी है यहाँ पर। आप देख पाएंगे जो ऊपर यहाँ पे जो त्रिभुज का मुंह ऊपर है, तो इस वाले में त्रिभुज का मुंह कहाँ पे होगा, नीचे हो जाएगा इस वाले में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे तो पंचकोण जो है ना इसका मुंह नीचे है, तो इसमें हम इसका मुंह कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे इसका मुंह। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा। तो अब आप ऑप्शन मिलाइए कि ऑप्शन जो है ना कौन सा हो सकता है हमारा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपने उठाया यहाँ पर, तो पहले वाले ऑप्शन में आपने इसका मुंह देख लिया कि नीचे है, तो ये गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में उठाया यहाँ पर, तो दूसरे वाले ऑप्शन में तो इन्होंने ही कुछ उल्टा कर दिया है, जबकि हमें जो अपना त्रिभुज है वो यहीं पर होगा, इन्होंने राइट साइड में भेज दिया, तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन बन सकता है क्या जी, बिल्कुल बन सकता है। चौथा ऑप्शन क्यों नहीं बनेगा, चौथा ऑप्शन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज है ये वाला उसको इन्होंने ऊपर कर दिया है, जबकि ये नीचे होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। तो ऑप्शन बचा तीसरा वाला, ऑप्शन तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि आपके सामने दिया गया है 14 और 21, इनको आपस में बदलना है। तो देखिए बदलते हैं और बोर्ड मास नियम के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो 21 लिखा हुआ है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और जो डिवाइड का चिन्ह है वो डायरेक्ट हम बटे में कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 48 - 37। अब देखिए करना क्या है आपको, तो करना कुछ इस तरीके से, 3 से यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा और 7 से यहाँ पे जब काटेंगे तो 2 बार जाएगा। इतना हो गया।
अब 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 में से जब 37 को हम घटाते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है 13। 13 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपने देखा कि सबसे पहले जो है ना 51 लिखा है, उसके बाद इन्होंने लिखा है 55, फिर 64 लिखा है, आगे लिखा है इन्होंने 80, आगे आपको दिया गया है 105, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो आपको एक डिफरेंस मेथड इसका पता होगा। जो डिफरेंस है ना वो निकालना पड़ता है इसमें। तो अगर आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। उसी तरीके से 55 से 64 हुआ है तो इसमें 9 जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया है। अब यहाँ पे 64 से 80 हुआ है तो इसमें 16 जोड़ा गया है। 80 से 105 हुआ है तो इसमें 25 जोड़ा गया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ना कोई घटाया है ना कोई कुछ किया है। तो आप कहें कि सर ये आपने कैसे कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज़ नज़र आनी चाहिए। वो सीरीज़ कुछ इस तरीके से है, जैसे ही आपने देखा कि 4, वो 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब आपको सीरीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, फिर 5 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं। तो आगे हम 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हम इसमें 36 को जोड़ेंगे, यानी कि 105 में अगर 36 जोड़ा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क वाला आ जाएगा कि वहाँ पर क्या आएगा। तो 36 और 105 कितना हो जाएगा, 141। 141 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है, हालांकि एक शब्द अन्य 3 के समान नहीं है। उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। इतना आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए, डॉलर लिखा है, रुपया लिखा है, यूरो लिखा है और ढाका लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो डॉलर है वो क्या है, एक करेंसी है। रुपया भी करेंसी है, यूरो भी करेंसी है। और ढाका क्या है, एक कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। और किसकी राजधानी है, तो ये किसकी राजधानी है, ये है अपना जो बांग्लादेश देश है ना, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर भी आपका जो समुच्चय वाले क्वेश्चन होते हैं, सेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 समुच्चय आपको दिए गए हैं, उन दोनों समुच्चय में कोई ना कोई एक समान लॉजिक है। उस लॉजिक को पहचान करके 4 ऑप्शंस में से मैच करना है कि कौन सा आएगा। तो जैसे ही आप पहला वाला उठाएंगे, यहाँ पे 10, उसके बाद 22, उसके बाद लिखा हुआ है 42। तो देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने किया ये है, क्या किया है यहाँ पर, तो आप अगर इसको देखेंगे कि इसमें इन्होंने ये किया है जो अपना, इसमें पहले इनका डिफरेंस निकाल के देखो। डिफरेंस इसका कितना आया, तो डिफरेंस आया इसका 32, ठीक है। 32 इसमें डिफरेंस आया। उसमें से एक बार और जब इसको 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें से जब एक बार और 10 को घटा देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या यानी कि यहाँ पर 22 आ जाएगी, ठीक है। इतना इसमें हो गया। अब आप यहाँ पे जो लॉजिक हमने लगाया है क्या वो सही है, वो ये बताएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 15, 14 और 44, तो 15 में से जब हम 44 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 29 बचा। अब 29 में से फिर से एक बार 15 घटा दो, तो 29 में से फिर से एक बार 15 घटा देंगे तो बचेगा हमारे सामने 14। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन आपसे चीख चीख कर कि हमें करना ये है कि आपका जो यहाँ पे दोनों है ना, फर्स्ट और थर्ड, इनका डिफरेंस लो और उसमें से फिर से एक बार ये वाली संख्या घटा दो, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, या फिर आपको ये करना है कि जो अपनी पहली वाली संख्या है उसको पहले से ही दुगना कर लो, ठीक है, पहले से ही दुगना कर लो, यानी कि ये हो गई 20। उसके बाद जो अपनी दूसरी संख्या है वो अभी हमें मान के चलो पता नहीं है, और तीसरी संख्या हमें पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 42 है, यहाँ पर 20 हो गया, तो इसमें से जब इसमें घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 22। तो इस तरीके से ये संख्या भी आ गई। यानी कि किया ये जा रहा है इसमें कि जो पहली संख्या है उसको दुगना करके हम इसमें से घटा देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो अब ऑप्शन मैच करिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे है 9, 9 का दुगना 18, 18 जब हम 38 में से जब घटाएंगे तो आपके सामने 20 बचना चाहिए था, इन्होंने लिखा है 22, तो ये हो गया गलत। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे 6, 3 और 17,
6, 3 और 17, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इसको देखें तो 6 दूनी होता है 12, और 12 जब 17 में से घटाएंगे तो बचेगा 5। इन्होंने लिखा है 3, ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे तो इसमें आपको 13 दिया गया है। 13 दूनी कितना होता है 26। तो 38 में से जब हम इसमें 26 को घटाएंगे तो आपके सामने कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 12 बचेगा। तो और यहाँ पर भी इन्होंने 12 लिखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। तो 12 का दुगना वैसे ही 24 हो गया, और 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इन्होंने फिर से 12 लिख दिया, तो ये तो गलत ही है। तो आपका आंसर क्या है, तीसरा वाला। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा यानी कि बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बेसिक काम करना है। काम क्या करना है, अपोजिट निकालना है। तो 7 का अपोजिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, के। तो 7 का अपोजिट के हो जाएगा, और जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ पर क्या, अब आपको ढूंढना है यहाँ पर। कैसे ढूंढेंगे, जैसे आपने देखा कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, तो हमने एक बात बताई थी कि जो दो अपोजिट वाले होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आते, यानी कि 7 और के एक पासे में कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, या फिर जे और एल इस वाले पासे में एक साथ नहीं दिखने चाहिए, या फिर ए और एम इस वाले पासे में एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जैसे आपने देखा पहला वाला, तो पहले वाले में आपको एम लिया गया है इसमें से, एल लिया गया है इसमें से, और 7 लिया गया है इसमें से। तो ये हो सकता है, पहला वाला हो सकता है। दूसरा चेक करो, तो दूसरे में आपने देखा कि यहाँ पे जे और के और एल लिया गया है, तो जे और एल पहले से ही अपोजिट हैं, तो ये तो हो गया गलत। उसी प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे आपके सामने ए और के को ले लिया है, ये क्या है, अपोजिट है, तो ये गलत हो गया। चौथा वाला ऑप्शन उठाएंगे तो आपने देखा यहाँ पे कि एल जो है ना, एल जो है ना, 7 जो है ना, और एम जो है ना, ये हो गया। तो एल 7 और जो है ना ए, क्या हो गया, एल इसमें से ले लिया, 7 इसमें से ले लिया, और जो अपना जे है, सॉरी ए है, इसमें से ले लिया, यानी कि इसको भी बनाया जा सकता है। और पहला वाला ऑप्शन आपसे कह ही रहा है कि एल एम और 7, एल एम और 7। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम बना कौन सा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अब इसमें आपको दिशाएं देखनी पड़ेंगी कि कौन सी दिशा में हम इसको बनाएंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर जो अपना डाइस है, जे जो है ना, इस तरीके से जब इसमें देखेंगे तो जे 7 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। 7 के बाद इसमें ए आएगा, क्लॉकवाइज जब दिशा में घूमेंगे। 7 के बाद इसमें एम आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि आपका जो संबंध कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कराया गया है, क्यू, टी और वाई। इसका संबंध दिया गया है वाई, टी और क्यू से। कुछ नहीं किया है, बहुत आसान तरीके से इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि वाई इधर ले लिया है, क्यू इधर ले लिया है, टी अपना सेम ही रहा है। तो उसी तरीके से आप अगर इसमें देखेंगे तो ई, एन और आर जो है ना, जब इसमें करेंगे तो इस तरीके से होगा। एन हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, और आर इधर आ जाएगा, ई इधर चला जाएगा, यानी कि आर एन ई। आर एन ई ऑप्शन नंबर 1 में है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षर समूहों को चुनिए। 4 ऑप्शन है, उसमें से अलग निकालना है। तो देखिए अलग निकालने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे जब भी आपके सामने ABCD आती हैं तो सबसे पहले आपका काम इतना है कि इनकी एक बार नंबरिंग ज़रूर कर लें। नंबरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबरिंग करेंगे तो आर जो है ना 18 नंबर पे आता है हमारा, कितने पे आता है, 18 पे। पी आता है 16 पे, एम 13 पे आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग को जो बी है ना वो 27 28 पे आएगा। 28 पे कैसे आएगा उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से बता देते हैं कि जो बी है ना वो वैसे तो 2 नंबर पे आता है, लेकिन जब बी का एक बार फिर से हम 26 के बाद स्टार्ट करते हैं तो बी है ना हमारा 28 पे आता है, ठीक है। उसके बाद जेड जो है ना वो 26 पे आता है, और जो डब्लू है वो बचता है वो 23 पे आता है। उसी तरीके से आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जो आई है ना वो 9 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे, और ई 5 नंबर पे। उसी तरीके से ए जो है ना 27 नंबर पे, और वाई अपना 25 नंबर पे, और जो अपना बचा है वी वो अपना आता है 22 नंबर पे। अब आप देख सकते हैं ऑप्शंस को कि जो अपना यहाँ पर 9 है वो 7 हुआ है, तो इसमें घटाया गया है 2, इसमें 5 घटाया गया है, मतलब 7 से 5 हुआ है, तो इसमें भी कितना घटाया है 2। यानी कि इस वाले में क्या है, पूरे में इसमें 2 घटाया जा रहा है।
इस वाले में देखेंगे आप तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अपना इधर दिख रहा है आपको 18 से 16 हुआ है, इसमें 2 घटा रहे हैं, और 16 से 13 हुआ है, यहाँ पे 3 घटा रहे हैं। 28 से 26 हुआ है, यहाँ पर 2 घटा रहे हैं, लेकिन 26 से 23 हुआ है, यहाँ पर 3 घटा रहे हैं। सीरीज आपको नज़र आ रही होगी कि पहले 2 घटाना है, उसके बाद 3 घटाना है। इसमें भी पहले 2 घटाया गया है, इसमें भी बाद में 3 घटाया गया है। इसमें भी आप देखेंगे तो 27 से 25 पहले 2 घटाया गया है, 25 से 22 इसमें 3 घटाया गया। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों में 2 घटा दे रहे हैं, यानी कि 9 से 7 और 7 से 5। तो ये वाला अलग है सबसे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन 2 कैसे अलग है वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में उस प्रतिबिंब का उस सही प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को उसके दाईं ओर रखा जाता है तब बनता है। यानी कि जैसे ही आपने देखा जी दर्पण जो है ना, इसमें एक स्टार बना हुआ है, स्टार। अब आप देखेंगे जो अपनी जो मिरर इमेज होती है, दर्पण वाली इमेज जो होती है, उसमें क्या होता है, इसमें जाती है लेफ़्ट की चीज़ कहाँ पर, राइट में। लेफ़्ट की चीज़ राइट में, और जो राइट की चीज़ होती है वो लेफ़्ट में। यानी कि जो यहाँ पे सर्किल आपको दिख रहा है, ये इधर क्या है, इस वाले में राइट में है, तो अगली जो स्टेप आएगी उसमें यहाँ पे यानी कि लेफ़्ट में होगा। उसी तरीके से इसमें जो अपना स्टार जो है ना वो लेफ़्ट में है, वो अगली वाले जो आएगी यहाँ पे वो इसमें स्टार जो है ना राइट में होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ऑप्शन मैच करिए। ऑप्शन जब जैसे मैच करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपको कह रहा है कि जो अपना यहाँ पे है ना इस तरीके से आएगा, और जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, और जो अपना स्टार है ना वो राइट में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ अलग कर दिया, स्टार सेम जगह पे है और ये इसकी इस पोजीशन इन्होंने बदल दी, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन उठाएंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज नहीं की है, तो ये गलत हो गया। तीसरा वाला उठाएंगे तो यहाँ पे ये भी सेम जगह पे है और ये भी सेम जगह पे, मतलब हमने जैसे बनाया है उसी हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें जो स्टार है उसको लेफ़्ट में ही ले लिया है, जबकि हमें कहाँ पर चाहिए, राइट में, तो ये भी गलत है। केवल एक ऑप्शन है जो कि हमारा सही है, क्योंकि इसमें स्टार जो है ना वो राइट में है और जो अपना सर्किल है वो लेफ़्ट में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुजों की संख्या आपको बतानी है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो, उन सभी को गिनना है, चतुर्भुज आपको बताना है कि कितने हैं। तो एक बेसिक आकृति आप लोग जान लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आपके सामने यहाँ पे आकृति आए तो अगर आपको इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने चतुर्भुज हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है ना 3 चतुर्भुज हैं, 1 2 और एक ये बड़ा वाला, कितना 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो 1 2 और बड़ा वाला हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब एक ये यहाँ पे नीचे वाला छोटा हो जाएगा 4, तो 4 हो गया। अब हमने यहाँ पे टोटल अभी 4 गिन लिए हैं, इसको हमने अभी गिना ही नहीं है, तो 5 ये हो गया। 5 के बाद हमने ये 5 गिन लिए हैं, उसके बाद ये छठवा वाला कौन सा हो गया, ये वाला। तो अभी हमने कितने गिन लिए हैं, 6 गिन लिए हैं। ठीक है, कितने गिन लिए हैं हमने, 6 गिन लिए हैं अलग अलग, लेकिन अभी हमने ये वाला तो गिना ही नहीं है, तो ये कितना हो गया, 7वां। ठीक है, 6 के बाद कितना, 7वां। अब देखिए यहाँ पे आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसमें एक आकृति इधर इस तरीके से दिख रही है, एक चतुर्भुज ये, और उसी तरीके से एक चतुर्भुज ये। तो कितने चतुर्भुज और हो गए, 2 हो गए। 7 और 2 कितने थे, 7 और 2 हो गए 9, यानी कि अभी तक हमने 9 गिन लिए हैं। अब देखते हैं और मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो आकृतियाँ है कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रही हैं कि ये जो आकृति है चतुर्भुज एक आपको और चाहिए, तो आप यहाँ पे देखें कि इस तरीके से आकृति जो है ना, इसमें तो हम गिन चुके हैं। तो अगर आपको मिलेंगे तो नीचे ही मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, नीचे ही मिलेंगे। तो नीचे जैसे आप देखेंगे तो इसमें अगर आपको दिखे नज़र आए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि एक चतुर्भुज जो है ना इस तरीके से बन रहा होगा, एक चतुर्भुज इस तरीके से बन रहा होगा यहाँ पर। तो एक चतुर्भुज इधर बन रहा है और वही सेम टाइप का चतुर्भुज इधर बन रहा है। इसको देखिए आप लोग गौर से, इस आकृति को देखिए आप लोग। तो ये चतुर्भुज, 2 चतुर्भुज और बन गए हैं। तो कितनी संख्या हो गई है, पहले 9 थे, 2 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 11। 11 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक खास कूट भाषा में एक आपको शब्द दिया गया है इस तरीके का, यहाँ पे दिया गया है ANMGR और S। इसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है, यानी कि PODJKX इस तरीके से लिखा है। आपसे पूछा गया है कि चेयर्स का कोड बताइए कि चेयर्स का कोड क्या होगा। चेयर्स का आपको बताना है कि चेयर्स का कोड क्या होगा। जैसे ही आप देख पाएंगे इसमें जो है ना, इसमें लॉजिक ये लगाया गया है, डायरेक्ट इसको करते हैं। इसमें इन्होंने रिवर्स से स्टार्ट किया है, रिवर्स से, यानी कि जो एस है ना वो 19 नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे, इसमें से घटाया है 3 और उसको लिया है पहले नंबर पे। उसी तरीके से आर 18 पे,
उसमें से भी 3 घटा करके ओ लिख दिया है 15, यानी कि रिवर्स कर रहे हैं। उसी तरीके से जी से डी हुआ है, एम से जे हुआ है, एन से के हुआ है और ए से एक्स हो गया है। आपको निकालना किसका है? चेयर्स का, CHA, यहाँ पे आपको निकालना है CHAIR और S। तो अगर आप देखें कि S से स्टार्ट करेंगे, S में डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि S वाले में इसमें क्या किया था, इसको P बनाया, तो हम भी P बना देंगे। R जहाँ पे भी था और R इसमें भी है, तो R सेम पोजीशन पे, इसमें भी O आ जाएगा। I देख पाएंगे, I जो है ना 9 नंबर पे आता है, 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6, 6 पे आएगा अपना F। उसके बाद आप देख पाएंगे जो A है उसकी पोजीशन यहाँ पे क्या थी, A का मान यहाँ पे क्या रख दिया था लास्ट में X, तो यहाँ पर हम भी X रख देंगे। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन मिलाइए कि ऑप्शन कौन सा है, नहीं तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो H आप देखेंगे तो H 8 नंबर पे, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5, 5 नंबर पे आएगा E। लास्ट में बचा है C जो है ना उसमें अगर हम घटा देंगे 3 तो बचेगा अपना 0, 0 नंबर पे यहाँ पे Z। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान बन गया यहाँ पर। अब ऑप्शन मिलाइए कि कौन सा है, XEZ कौन से ऑप्शन में लास्ट में दिख रहा है, XEZ जो है ना इस वाले ऑप्शन में लास्ट में है। आपका आंसर भी यही वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, मेरे साथ सभी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब आपका काम कितना है, काम इतना है कि आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाए थे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आपके लिए यहाँ पर डेली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से